कल हमने विकास वाले जो लेसन है उसमें 7 क्वेश्चन किए थे। आज उससे नेक्स्ट हम करते हैं। तो वीडियो है तो लेंथी ना बने, इसके लिए थोड़ा फास्ट हम कराएंगे। आप इसको पॉज करके नोटबुक में नोट भी करें और लर्न भी करें। क्वेश्चन है, भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो ऊर्जा का क्या है, सबको पता है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। और भारत में ऊर्जा के जो साधन हैं वो 2 प्रकार के हो गए, नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत। कल बताया गया था नवीनीकरण स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, परमाणु ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अनवीनीकरण स्रोत क्या हुए? कोयला, खनिज, ताप, विद्युत और प्राकृतिक गैस। मैंने बताया था अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत एक तो परंपरागत होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, यानी कि ये अपने आप पुनः पूरित नहीं होते। 50 वर्षों के बाद की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो सीधा सा बात है कि आज सभी देशों की सरकार ये प्रयास करती है कि ऊर्जा के नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग हो, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं फैलाते। तो भारत में अब से 50 वर्षों के पश्चात ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोतों का भंडार नष्ट हो जाएगा। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो बहुत महंगी कीमतों पर विदेशों से इन संसाधनों को आयात करना पड़ेगा, यानी कि कोयला, पेट्रोल वगैरह का, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक होगा। बेटा, आज भी हम पेट्रोल वगैरह के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पैसा विदेशों को देते हैं। या फिर ऊर्जा के नवीकरण संसाधनों के विकास पर ही अधिक से अधिक बल देना होगा। तो हमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत पर अधिक जोर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो धारणीयता का अर्थ क्या हुआ? पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना किए जाना वाला विकास। धारणीयता की अवधारणा में हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करते हैं, यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं। आज धारणीयता का विषय विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान स्तर और प्रकार धारणीय नहीं है, क्योंकि इसमें हम संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे बल्कि शोषण हो रहा है, और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रहे, संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। यदि हम धारणीयता की अवधारणा की अवहेलना करते हुए अनवीनीकरण संसाधन, ऊर्जा के संसाधनों का इसी प्रकार प्रयोग करते रहे तो आने वाले 50 वर्षों में एक गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जल का बताया कि आने वाले 20-25 वर्षों में ही हमारे यहाँ जल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण संसाधन है, यानी कि मनुष्य अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। अभी देखो बेटा, वर्तमान में क्या हुआ, अभी गेहूँ, चना और जौ की फसल कटी है, लेकिन लोगों ने अपने इलाके में, यानी कि जिस तरफ पानी की अभी कमी है, वहाँ पे कपास का उत्पादन, यानी कि कपास की फसल बोई है और पूरे पानी उसमें देते रहेंगे। तो क्या ये लालच है या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी निर्भरता है? ऐसा नहीं है। मनुष्य ज़्यादा विकास के चक्रों में संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि आने वाले वर्षों में क्या हालत होगी। तो यहाँ पे ये ठीक प्रश्न पूछा है हमसे। इस कथन विकास के चर्चा में कैसे चर्चा कीजिए, यानी कि बताइए कि आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, इतने तो संसाधन हैं, लेकिन मनुष्य का लालच पूरा नहीं हो सकता। तो हमने ये बताना है। तो हमारी धरती के पास संसाधनों के अपार भंडार है। यदि हम धारणीयता को ध्यान में रखकर संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो धरती हमें निराश नहीं करेगी, यानी कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी। लेकिन कोई व्यक्ति लालचवश संसाधनों का दुरुपयोग करता है तो धरती के पास एक अकेले व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों का अकाल पड़ जाएगा। समझ में आई बात? ये महत्वपूर्ण बात है कि
लालच, इतने संसाधन नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त रह जाए। संसाधनों का अकाल पड़ जाएगा, मतलब सब संसाधन खत्म हो जाएंगे। संसाधनों का दुरुपयोग अमानवीय है। इससे एक व्यक्ति के लालच के कारण पूरे समुदाय या समाज का संसाधनों से वंचित रहना पड़ सकता है। इससे देश का विकास रुक जाएगा। देश का संतुलित विकास होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का उचित नियोजन के अनुसार, यानी कि प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग के साथ हम संसाधनों का क्या करें बेटा, उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। तो आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते होंगे जो पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? तो अभी एक तो मैंने खेती से संबंधित बताया, जल से संबंधित बताया, है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ तो धार्मिक आयोजन होते हैं तो कितनी पॉलीथीन, कितना ये सारा निकलता है और वो हम नहर में डंप करते हैं, नहर में डाल देते हैं। तो ये क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के तो हैं। पेड़ों का कटाई हो रही है, ये भी क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप, क्योंकि ये 9वीं में भी आपने पढ़ा है, इसको जल्दी से करें। भूमि जल का स्तर बहुत अधिक गिर गया है। कुएं, तालाब और पोखर सूख गए हैं। ट्यूबवेलों की गहराई 300 फुट से अधिक हो गई है। देखो अब समरसेबल लगने लग गए हमारे यहाँ। नदियों में तेजाब युक्त पानी बहने के कारण जलीय जीव और मछलियाँ मर रही हैं, यानी कि एसिड की मात्रा अब ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे हवा में धूल और कार्बन के अंश बहुत अधिक बढ़ गए हैं। धोकर सूखने के लिए डाले गए कपड़े काले के कारण काले पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ये सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ईंट भट्टों से निकलने वाले धुएं की वजह से ऐसा है। पेड़ पौधों के नष्ट हो जाने के कारण गर्मी की तपन से जलना क्या हो रहा है? जलना पड़ रहा है। हरी भरी भूमि बंजर होती जा रही है, ये हमारे आसपास हम सब देख पा रहे हैं। और ये सारे पर्यावरण की गिरावट के कारण है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा तालिका से संबंधित है और इसमें अभ्यास, क्योंकि अगर बुक है तो इजीली आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो इस वीडियो को पॉज कर लेना, हो जाएगा। तालिका में दी गई प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर और कौन सा देश सबसे नीचे है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस देश में मृत्यु दर कम है, नामांकन ज़्यादा है और राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तो वो देश HDI के मामले में रैंकिंग अच्छी होगी। जैसे यहाँ श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की रैंकिंग जो है 2016 में 76 थी, यानी कि सबसे टॉप में श्रीलंका है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं सब में टॉप में श्रीलंका है। उसके बाद फिर भारत का नंबर आता है और सबसे जो डाउन है, सबसे कम जो है वो है पाकिस्तान, 150वीं रैंक है उसकी। तो ये हमने क्वेश्चन करना है इसको। अब केवल क्योंकि तालिका का अध्ययन करके करना है तो हम कर सकते हैं।